नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं सचिन योगी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। गांधी सीरीज़ की जो आज हम लोग 5वां पार्ट आप लोगों के लिए लेके आए हैं, बट पार्ट को शुरू करने से पहले, उस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज करके ये बोला है कि अभी जो इंडिया का और चाइना के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है सर, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर टिप्पणी कीजिए। क्या हमें सच में हम लोगों को बाइकआउट करना चाहिए चाइना प्रोडक्ट का या नहीं करना चाहिए, या इसका कोई और भी सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो एक बार आप ज़रूर इस बारे में बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है इसके बारे में कि चाइना के साथ क्या कन्फ्लिक्ट हुआ है गालवान वैली में, जहाँ पर एक समझौता हुआ था कि भाई हम लोग पहले जो भी चाइना की आर्मी है और जो इंडिया की आर्मी है वो अपने अपने बेस कैंप पे लौट जाएगी, जहाँ वो पहले थे वही स्थिति वैसी दोबारा हो जाएगी। तो इंडिया के कुछ जवान थे, एक टुकड़ी लेकर जब निरीक्षण करने गए कि भाई चाइना ने इस ऑर्डर को फॉलो किया है या नहीं किया है, तो वहाँ पर उनके बीच में कुछ हाथापाई हुई और उस हाथापाई में इंडिया आर्मी के जो हमारे जवान थे वो शहीद हो गए। अब जो ऑफिशियल डाटा वो तो 20 का ही है, बाकी अभी कोई कंफर्म नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, शहादत बढ़ भी सकती है, और उधर कुछ ना कुछ चाइना को भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ ही होगा। बट चाइना क्लियर तौर पर नहीं बताएगा कि उसके कितने जवान शहीद हुए हैं, कितने जवानों की डेथ हुई है। क्यों नहीं बताएगा? अगर वो ज़्यादा की बताएगा, मान लो वो बताता है कि हमारे 40, 45, 50, 60 जवान शहीद हुए हैं, डेथ हुई है, तो उसकी नेशनल लेवल पर बेइज्जती की बात है कि आप लोग पहले ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बैठे हुए हो और आपने अपने सैनिक ही आपने ज़्यादा मरवा लिए और इंडिया के सैनिक कम शहीद हुए हैं, तो उनके लिए अपने खुद की बेशर्म की बात, बेइज्जती की बात है, तो वो इसलिए नहीं बताएगा। दूसरा, वो कम करके भी नहीं बताएगा। अगर चाइना के सैनिक कम शहीद हुए हैं, कम डेथ हुई उनकी, तो वो भी नहीं बताएगा, क्योंकि फिर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा कि आप क्यों इंडिया की टेरिटरी में जानबूझकर आप छेड़छाड़ कर रहे हो, ठीक है ना। और आप किस मुंह से ये कह रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया, जबकि आपके तो बहुत कम जवान मरे हैं और भारत के जवानों की संख्या ज़्यादा है जो शहीद हुए हैं। तो चाइना ये नहीं करेगा। तो लेकिन इन सब के बीच में एक जो क्वेश्चन है, जो बड़ा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि चाइना के जो प्रोडक्ट है क्या उनका हमें बॉयकॉट कर देना चाहिए? क्या चाइना, मैं आप लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि चाइना सिर्फ और सिर्फ भारत की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करता है क्या? देखिए, ये फैक्ट के साथ बात कीजिएगा। इमोशनल होके या इमोशंस के साथ अगर आप कंपैरिजन करोगे तो रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाओगे, है ना, तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। अगर हम चाइना के इन्वेस्टमेंट की इंडिया में बात करें, चाइना के इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ना जाने कितनी कंपनियां हैं जिनमें चाइना ने इन्वेस्ट किया है। मैं आपको कुछ फेमस नाम बता देता हूं, जैसे बिग बास्केट है, डिलीवरी है, ड्रीम 11 है, आपका फ्लिपकार्ट है, ओयो है, आपका उबेर है, ओला है, पेटीएम है, इवन पेटीएम है, बाईजू ऐप है जो एजुकेशन के लिए। तो मतलब इनमें उसने मिलियंस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रखा चाइना ने। तो आपको क्या लगता है कि मान लो आपने कोई टीवी तोड़ दिया या टिकटॉक की एक ऐप छोटी सी आपके मोबाइल में से डिलीट कर दी, तो क्या चाइना को आपने पूरी तरह से हरा दिया? ये नहीं, ये सच नहीं है। ये सिर्फ एक इमोशंस है, क्योंकि हमारे जवान शहीद हुए हैं, बिल्कुल रिग्रेट है, दुख है, ये बात सही है, बट ये फैक्ट नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। आप चाइना का ये आप बहिष्कार करके इन चीज़ों से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। हम लोग रॉ मटेरियल की बात करें, मेडिसिन के मामले में हम लोग जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं वो चाइना से ही करते हैं। 60 से 70% हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। मेडिसिन, दवाइयाँ, जिनसे दवाइयाँ बनती हैं,
और उन्हीं दवाइयों को फिर हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, जेनेरिक दवाइयों का उसको मॉडल बनाकर फिर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अफ्रीका में करते हैं, साउथ अमेरिका में करते हैं, तो हमारे लिए भी वो बेनिफिट की बात है। तभी तो इंडिया जेनेरिक ड्रग्स के मामले में वर्ल्ड में सबसे आगे है, क्योंकि कच्चा माल हम लोग वहाँ से लेते हैं। तो 70% अगर हम लोग कच्चा माल वहाँ से ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि हम लोग चाइना को बाइकआउट कर सकते हैं? ठीक है ना। तो जो इकोनॉमी है और जो पॉलिटी है, जो राजनीति है, वो दोनों अलग अलग है। उनको आप मिक्स मत करो, मिक्स मत कीजिए। आप इकोनॉमिक्स अपने अलग तरीके से चलती है और राजनीति अपने अलग तरीके से चलती है। अब सेंट्रल मिनिस्टर अगर ये कह रहे हैं कि जनता को ये करना चाहिए कि जो चाइनीज़ फूड है या चाइनीज़ के जो रेस्टोरेंट वगैरह है उसमें आप जाना बंद कर दो, तो क्या आप लोगों को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जो चाइनीज़ फूड है, मैं मान लो एक जो पटरी पे लगाते हैं, रेडी पटरी वाले, एक चाउमीन का एक ठेला लगाते हैं, कोई उनसे ये पूछने वाला है या नहीं है कि भाई चाउमीन में चाइना वो चाउमीन का पैकेट इंडिया में बनता है, उसमें जो सिरका पड़ता है वो इंडिया का है, उसमें जो शिमला मिर्च पड़ती है वो इंडिया की, उसमें जो प्याज पड़ता है वो इंडिया का है। तो चाइनीज़ क्या है उसमें? हाँ, क्या उसमें चाइनीज़ बताओ आप। एक तो पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था इतनी डाउन हो चुकी है, कुछ बहुत सारे लगातार जैसे नोटबंदी से देखते हैं, फिर जीएसटी का ठीक ढंग से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, उसमें बार बार चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण असमंजस्य की स्थिति रहती ही है। और उसके बाद बात करें तो अभी आपका कोविड-19 है, इसके कारण कितनी बेरोज़गारी आई है। और अगर आप ऐसी कंडीशन में इस तरह के बयान करेंगे कि भाई आप चाइनीज़ खाना बंद कर दो या चाइनीज़ रेस्टोरेंट, तो कितने लोग बेरोज़गार हो जाएंगे आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या भारत सरकार के पास फ़िलहाल में कोई विकल्प है उनका? क्या भारत सरकार उनको फ़िलहाल में उनका जो रोज़गार है उसको हटा दे, मान लो हटा भी दो, वो लोग बंद भी कर दें देशभक्ति के नाम पर, तो क्या उनको कोई वैकल्पिक रोज़गार आप प्रोवाइड करा सकते हो? तो इसका जवाब नहीं दे सकते, अभी नहीं दे सकते अभी। तो अगर आपको देखिए, अगर आपको जवाब देना है ना, तो आप मिलिट्री लेवल पर दीजिए, आप डिप्लोमेटिक लेवल पर दीजिए, आप इंटरनेशनल लेवल पर दीजिए, इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करवाइए चाइना पर संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से, ठीक है। और रही बात बाइकआउट की, तो ठीक है, अगर आप बाइकआउट करना चाहते तो बाइकआउट कीजिए, बिल्कुल खुश होके कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीजिए बाइकआउट। बट पहले आप लोगों को ऑप्शन प्रोवाइड कराइए, आप पहले लोगों को ऑप्शन प्रोवाइड कराइए कि आप अगर ये नहीं ले रहे हो, चाइना का कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, तो आप ये इंडिया का ये ले लो। जब आपके पास विकल्प होंगे तो लोग अपने आप लेना शुरू कर देंगे, लेकिन क्वालिटी और रेट वही होना चाहिए जिसमें अभी लोगों को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि कस्टमर का स्वभाव लालची होता है, वो हमेशा अपना बेनिफिट ही देखता है। अब उसको अगर 40 की कोई चीज़ मिल रही है तो वो 80 की क्यों लेगा उसको? तो आप 40 रुपये में ही वही बेहतर क्वालिटी का दीजिए जो चाइना भी दे रहा है, तो बस कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो कोई प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सोशल मीडिया पे कि चाइना को बाइकआउट कीजिए, उसका सामान मत खरीदिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। मतलब कितनी, मैं सोचता हूँ ये कितनी हंसी की बात है, पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग भी एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को 30%। अगर हमने बाइकआउट कर दिया और कल को चाइना ने अगर हमारा 30% बाइकआउट कर दिया, तो आप समझ सकते हो कितने बेरोज़गारी उत्पन्न हो जाएगी इंडिया में। कहाँ से रोज़गार दोगे उन लोगों को? कोई जवाब नहीं है इन बातों का। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अभी की सिचुएशन में जो है वो गवर्नमेंट का पक्ष ज़्यादा है, गवर्नमेंट को आप अपना कार्य करने दीजिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ें करेगी, आप बिल्कुल गवर्नमेंट का सपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अभी देश संकट की घड़ी में है, उस तरफ से चाइना हमें परेशान कर रहा है, उस तरफ से नेपाल है, कोविड-19 की समस्या तो है ही है, वो तो चल ही रही है, ठीक है ना। तो अभी आप सपोर्ट कीजिए बिल्कुल। अभी हमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको हमें खुलकर सपोर्ट करना है, क्योंकि देश संकट की घड़ी में जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अगर आप गवर्नमेंट की नीतियों से सहमत नहीं हो तो जब ये स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी तो जब कल को चुनाव आएंगे तो आप वोट मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, आप गवर्नमेंट बदल देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के हालात में, अभी के लिए आप इन चीज़ों से अवॉइड कीजिए। पहले ही देश काफ़ी बड़ी संकट से गुजर रहा है, इस संकट को और मत बढ़ाइए। इस तरह के प्रचार करके, चाइना बायकॉट करके अभी कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं है, हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा अभी, ठीक है ना। जो हमारा ये आत्मनिर्भर अभियान है, ये आत्मनिर्भर कब बनेगा, आत्मनिर्भरता कब आएगी, जब हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट बनाएंगे। मैंने देखा वीडियो सोशल मीडिया पे, बहुत सारे वीडियो वायरल और लोग टीवी तोड़ रहे हैं, और कितनी शर्म की बात है, लोग टीवी तोड़ रहे हैं और उसी वीवो और ओप्पो के फ़ोन से वो लोग वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। अरे भाई, वीवो और ओप्पो भी तो चाइनीज़ फ़ोन हैं। बाइजू में जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं आपके, उसमें भी चाइना की इन्वेस्टमेंट है काफ़ी बड़ी, मिलियंस में। तो क्या बाइजू को बाइकआउट करोगे क्या? ठीक है ना। तो बाइकआउट करना भी कोई समाधान नहीं है। और रही बात, केंद्रीय मंत्री अगर कोई कुछ कहता है या कोई पॉलिटिकल लीडर कोई कुछ कह रहा है, तो अभी आप इन चीज़ों में मत पड़िए कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट मत करिए या चाइनीज़ ये मत खाइए, वो मत खाइए, वहाँ मत जाइए। देशभक्ति की जो फीलिंग होती है ना, वो अंदर से डेवलप होती है। अगर आप अंदर से चीज़ें डेवलप कर पा रहे हो, अंदर से आपको देशभक्ति की फीलिंग है, तो ठीक है। अगर आप देख कर एक दूसरे की नकल करके देशभक्ति की एक झूठी अपने अंदर फीलिंग पैदा कर रहे हो, तो उससे काम नहीं चलेगा, है ना। कमाल की बात है, सारा दिन तो लोग लूडो खेलते रहते हैं, जो कि एक चाइना का गेम है। और फिर जैसे ही लूडो में हार जीत हुई, उसके बाद फेसबुक पर आकर अपना कमेंट करना शुरू कर दिया कि बायकॉट चाइना, बायकॉट ये, बायकॉट वो। ये कैसा देशभक्त है आप? ये कैसी देशभक्ति है? और इवन रही बात टिकटॉक वगैरह की, तो टिकटॉक पे जो भी लोग हैं, इंडिया में तो करोड़ों लोग हैं, इंडिया में तो करोड़ों लोग हैं, वो करोड़ों लोग जो भी लाइक कुछ अच्छे खासे फेमस भी हों उनमें से, तो वहाँ से उनको इनकम भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है। अब टिकटॉक को इंडिया में बैन कर दोगे तो आप, ठीक है, वो लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए, गवर्नमेंट के ऊपर ही प्रेशर बनना चाहिए कि गवर्नमेंट जब वो लोग कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको वहीं पर रोक ले। चाइना अगर हमारे देश में कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको रोको ना। वो किसने मना किया? आप एंटी डंपिंग लगाओ उस पर ड्यूटी, उनके प्रोडक्ट को यहाँ पर महंगे करो ना, तो ओबियसली फिर लोग अपने आप इंडिया के सस्ते प्रोडक्ट खरीदने लग जाएंगे। क्या दिक्कत है? और इतना ही वो है तो गवर्नमेंट के पास ये भी ऑप्शन है कि वो हमारा जैसे जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जितने भी ऐप वगैरह, तो गवर्नमेंट चाहे तो उसको 1 मिनट में बैन कर सकती है। हाई कोर्ट ने किया भी था टिकटॉक को, मद्रास हाई कोर्ट ने, तो दोहरा सकती है। अब दोहरा दो, आप लोग खुद अपने लेवल पर करोगे तो उसके कारण क्या है ना, उसके कारण मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा, जो रियल मुद्दे हैं। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, टेम्परेरी कुछ लाइक आडंबर टाइप चीज़ें जो थोड़े दिन तक ही चलेंगी, बस उससे ज़्यादा नहीं चल पाएंगी ये, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। अभी देश में जो संकट है उसका साथ समाधान करने के लिए गवर्नमेंट का साथ दीजिए, बट इस तरह की जो एक ओवर एक्साइटेड वाली जो फीलिंग है ना कि बायकॉट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये चीज़ें सॉल्यूशन नहीं देंगी, ये बल्कि हमारी मुसीबतें और बढ़ाएंगी। और सोशल मीडिया पे आपको ऐसे हज़ारों पोस्ट मिलेंगे जो बड़ा भड़काऊ बात करेंगे कि चाइना पूरी तरह से इंडिया के ऊपर निर्भर है, अगर चाइना को हम लोग स्वदेशी अपना लेंगे तो चाइना की इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। वो तो जानबूझकर, जो सोशल मीडिया पे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, वो जानबूझकर ऐसे पोस्ट डाले जाते हैं जिससे वहाँ की जनता भड़के और वो कुछ ऐसी गलती कर बैठे जो उनकी सरकार के ऊपर हावी पड़ जाए, उस देश में अस्थिरता उत्पन्न हो जाए, अनबैलेंस्ड मामला हो जाए जो गवर्नमेंट के हाथों में ना रहे। फिर तो गवर्नमेंट की मुसीबतें और मत बढ़ाइए, ठीक है, गवर्नमेंट की मुसीबतें और मत बढ़ाइए। अभी संकट का काल है, इसमें गवर्नमेंट का साथ दीजिए, प्रधानमंत्री का साथ दीजिए, बिल्कुल। और एक्सट्रीम जो भी स्टेटमेंट है, आप पढ़े लिखे लोग हो, इंटेलेक्चुअल हो, थोड़ा समझदार हो, तो जो एक्सट्रीम जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह उनसे थोड़ा दूर रहिए, अभी उनसे हल नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं, गांधी जी के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने उनकी जर्नी के बारे में बात की है। अब वो विदेश पहुंच चुके हैं, उन्होंने वहाँ पर बताया कि मुझे वहाँ पर एडजस्ट होने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब उन्होंने ये बताया कि मेरे को अब उस समाज में घुलने मिलने के लिए कुछ बेसिक कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं कुछ वैसा करूं जो समाज में नीड है, जिसकी ज़रूरत है, और मैं कुछ लगूं वैसा। तो उन्होंने बताया कि मैंने कोट पैंट टाई वगैरह सिलवाई, एक सभ्य पोशाक जिसको माना जाता है यूरोप में। मैंने डांस करना भी सीखना चाहा, क्योंकि उस टाइम पे ये माना जाता था कि जो अच्छा डांसर होता है, जिसको डांस आता है, वो अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा इंसान भी होता है। तो मैंने डांस करने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की। फिर मैंने फ्रेंच भाषा वगैरह भी सीखने की कोशिश की, क्योंकि यूरोप में उस टाइम पे राष्ट्रभाषा फ्रेंच थी। मैंने वो भी करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने मैं अच्छी स्पीच दे सकूँ, मैं अच्छा भाषण दे सकूँ, उसके लिए भी मैंने एक टीचर को हायर किया कि आप मेरे को भाषण देना सिखाइए। तो आप मेरे को भाषण देना सिखाइए, ठीक है ना। जैसे नए स्टूडेंट आते हैं ना, जब छोटे छोटे शहरों से, तो दिल्ली में और बड़े शहरों में आकर क्या करते हैं, अलग अलग प्रोफेशनल को पैसा देंगे कि आप मेरे को इंग्लिश सिखाइए, आप मेरे को मैथ स्पेशल सिखाइए, आप मेरे को रीजनिंग सिखाइए, जिम के लिए स्पेशल ट्रेनर रखेंगे। मतलब जिम में जो सबको बता रहा है वो तो ट्रेनर है ही है, बट वो पर्सनल ट्रेनर लेंगे, क्योंकि पैसा आता है स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं होती। तो वैसा ही कुछ गांधी जी के साथ था, पैसा आ रहा था तो सोचा कि करते हैं, क्या दिक्कत है। बट इन सब के बावजूद उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि ये सारी चीज़ें मैंने जो की, अच्छी ड्रेस सिमाई है, फ्रेंच मैंने भाषा बोलना सीखा, डांस करना सीखा, थोड़ा बहुत भाषण करना, इनसे उनको ये लगा कि मैं अभी भी यूरोप के माहौल में ढल ही नहीं पाया हूँ। वो फिर भी ढल नहीं पाए उन सारी चीज़ों के माहौल में। तो इन सब बातों के जब वो ऊब गए, बिल्कुल मतलब वो अंदर तक भर गए, तो उनको ये लगा कि यार मैं, एक बार उन्होंने खुद से क्वेश्चन पूछा कि मैं करने क्या आया था और मैं कर क्या रहा हूँ। मैं यहाँ विद्या धन अर्जित करने आया था, विद्या ग्रहण करने आया था, मैं एज ए स्टूडेंट के तौर पर आया था, और मैं यहाँ पर परमानेंट बसने की सोच रहा हूँ। मैं यहाँ की लैंग्वेज सीख रहा हूँ, मैं यहाँ के कपड़े सिला रहा हूँ, मैं यहाँ फ्रेंच सीख रहा हूँ, क्या मैं यहाँ परमानेंट बसने आया हूँ क्या। तब उनको लगा कि मेरे को इन सारी बातों को छोड़कर मेरे को अपना जो मेरा बेसिक है ना विद्यार्थी जीवन, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, मेरे को विद्यार्थी जीवन ही जीना है। तब उन्होंने ये ठान लिया कि अब मैं इन फालतू के जो भी चीज़ें हैं वो मैं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने डांस क्लास से रिजाइन किया, वायलिन बजाना भी सीख रहे थे, उसको भी उन्होंने रिटर्न कर दिया। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं पढ़ाई करता हूँ। अब पढ़ाई करने बैठे तो उसमें एक दिक्कत थी, उसमें एक लैटिन भाषा का पेपर होता था जो कंपलसरी था। अब लैटिन भाषा आती नहीं है, अब जिस इंसान को इंग्लिश नहीं आती ढंग से, उसको लैटिन भाषा कहाँ से आएगी। अब गांधी जी के लिए ये भी दिक्कत की बात। तो उन्होंने कहा कि मैंने धीरे धीरे थोड़ा बहुत अखबार से जितना हो सकता था मैं धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, बट उससे हो नहीं पाया। तो पहले सेमेस्टर के जब एग्ज़ाम हुए तो मैं उसमें फेल कर गया,
बट दूसरी बार फिर मैंने लगातार मेहनत की, इस चीज़ों को समझा, ये समझा कि मेरे लिए बैरिस्टर बनना कितना इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए जीवन का उद्देश्य क्या है। घर वाले जो अपने थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी ज़रूरतों को कम करके मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सारा पैसा यहाँ पर भेज रहे, तो वो क्या इम्पोर्टेंस रखता है मेरे लिए। उस चीज़ के ऊपर फोकस किया, डबल मेहनत की। अपने आप को जो वो पहले बड़ी सोसाइटी में रहते थे, अच्छे खासा माहौल था, इन्वायरमेंट था, वहाँ पर रहते थे, तो उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर रहते हुए उनका खर्चा ज़्यादा था। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं एक बिल्कुल विद्यार्थी की तरह सादा जीवन जीने में विश्वास रखूँगा और कुछ ऐसी जगह पे जाके रहूँगा जहाँ पर बहुत कम खर्चा आता हो। तो एक सिंगल रूम का फ्लैट लिया, खुद खाना बनाने लगे, पैदल ही यात्रा करने लगे जितना ज़्यादा हो सकती थी, ताकि पैसा बचाया जा सके, है ना। तो इन सारी चीज़ों का रिजल्ट ये निकला कि उनके अंदर जो विद्यार्थी उनका जो दब गया था, छिप गया था, वो बाहर आ गया और अंत में उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वो लैटिन भाषा में जो परीक्षा होती थी उसको भी क्लियर कर लिया। और बट गांधी जी को हमेशा ये रहता था कि मैं बैरिस्टर तो बन जाऊंगा अंत में, बट मैं बोल कैसे पाऊंगा, क्योंकि मेरा नेचर तो शाही है, मैं तो शर्माता हूँ लोगों के सामने। इवन इंग्लैंड में जो उनके दोस्त थे वो उनको नरमक्खी कहकर भी बुलाते थे। नरमक्खी क्या मतलब, जो सारा दिन खाता पीता तो रहती है बट वो खाती पीती तो रहती है बट वो कुछ काम वगैरह नहीं करती। नरमक्खी की यही खासियत होती है। तो उनके दोस्त को नरमक्खी के तौर पर भी देखते थे, क्योंकि उनका नेचर इतना शाही था कि वो कभी भी उनको कोई बोलता था कि आप भाषण में कुछ दो या कुछ बोलो, तो वो बोल ही नहीं पाते थे। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे अंदर जो शाइनेस थी वो विलायत में मैं जब तक रहा तो मेरे अंदर वो शाइनेस रही, मैं कभी भी खड़ा होकर बोल ही नहीं पाया। लेकिन मेरी जब ये बोलने की झिझक कब टूटी, जब मैं साउथ अफ्रीका गया। ये जब आगे आएगा तब बताएंगे वो कैसे झिझक टूटी उनकी, वो एक आगे की बात है। तो उसके बाद फिर गांधी जी ने जैसे तैसे उनका वहाँ पर कंप्लीट हुआ, उनकी डिग्री हुई। डिग्री के क्रम में उन्होंने अपने पूरे जीवन का जो इंग्लैंड में रहे तो उन्होंने पूरा अपना बताया कि किस तरह से मैंने यहाँ पर परेशानियाँ उठाई। विलायत जाने से पहले वो एक बार भाषण दे रहे थे, उनके दोस्तों ने बड़ा उनको फोर्स किया कि अब तो आप विलायत छोड़ के जा रहे हो तो अब तो आपको बोलना पड़ेगा। तो अपने विदाई भाषण में वो बता रहे थे कि मैं कैसे यहाँ पर आया, किस तरह से मैंने अपनी माता को प्रतिज्ञा करके आया था। मैं प्रतिज्ञा करके आया था कि मैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, और उसमें से काफ़ी हद तक मैंने सारी चीज़ें नहीं भी की हैं। बट उन्होंने कहा कि मैंने अंडा वगैरह तो खाया यहाँ पर भी आके, जो मेरी प्रतिज्ञा के खिलाफ था, और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि मैंने फिर एक अन्नाहार करना, मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन की तरफ मैंने बहुत फोकस किया। और उसके बाद फिर मैंने लैटिन सीखने का प्रयास किया, डांस वगैरह, फ्रेंच भाषा। तो ओवरऑल जितनी भी उनकी जर्नी थी, जितनी भी उनकी यात्रा थी, वो उन्होंने उस टाइम पे बताई। और इन सब के बीच में अब गांधी जी वापस भारत की तरफ चल पड़े हैं एक बैरिस्टर बनकर, कि भाई भारत जाते हैं, बैरिस्टर बनकर चले हैं। तो वो 1915 नहीं है, ये 1915 तो साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। अभी तो ये दौर है ये दौर आपका 1888 का, 1990 का, तो अभी वो दौर नहीं आया है। इसके बाद तो वो इंडिया में आएंगे, फिर यहाँ पर किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए वो साउथ अफ्रीका जाएंगे, वहाँ पर कुछ उनको अत्याचार दिखेगा, उस अत्याचार का विरोध करेंगे, तब वहाँ से वो लौट कर आएंगे। तब प्रवासी दिवस बनाया जाता है ना 9 जनवरी को, वो प्रवासी दिवस उसके लिए बनाया जाता है, इस चीज़ के लिए नहीं बनाया जाता वो, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही है आज, क्योंकि चाइना के लेकर थोड़ी ज़्यादा बात होगी, बट वो ज़रूरी थी, क्योंकि आप लोग जिंदा दिमाग हो, आप लोग सोच सकते हो, आप लोग मतलब आपका दिमाग अभी जिंदा है, आप लोग अभी किसी बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हो, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हो। आपको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो आप अपनी इस पर्सनैलिटी को बनाए रखिए,
लोग तो बहुत आएंगे। सोशल मीडिया पे आप देखो, उठा के हजारों पोस्ट आपको दिखेंगी, एंटी चाइना, बायकॉट चाइना, इवन चाइना का ये है वो है। यार चाइना की इकनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, इवन वो यूएसए को टक्कर देने की अब कोशिश कर रहा है। तो क्या वो सिर्फ भारत में अपने प्रोडक्ट बेच के इतना कमा लिया क्या उसने? ऐसा नहीं है। उसकी इकोनॉमी डाइवर्स है, उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। आप सोच सकते हो कि एप्पल का मोबाइल अमेरिका की कंपनी है, बट मैन्युफैक्चरिंग जो उसका प्लांट है वो चाइना में है। तो आप चाइना की पावर समझ सकते हो। हमारे पास भी पावर है, हमारे पास अच्छी खासी जनसंख्या है जिसको हम स्किल प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसको हम अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, ताकि वो इन द फ्यूचर हमारे लिए भी कुछ ना कुछ कैपिटल, सोशल कैपिटल के तौर पर हमें रिटर्न बैक कर सकें। बट उसमें अभी टाइम है। हम लोग, गवर्नमेंट उसकी दिशा में चल रही है, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो उस दिशा में चल रहे हैं। ये अच्छी कोशिश है। आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में हमें बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे 100%। बट अभी के लिए अगर हम कहते हैं कि हम एक्सट्रीम होकर बायकॉट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अभी नहीं है वो चीज़ें हमारे पास, ठीक है ना। तो अभी गवर्नमेंट का बस आपको साथ देना है, गवर्नमेंट का साथ देना। गवर्नमेंट अगर आपको कहती है कि बायकॉट करो, देन यू विल डिसाइड, तब आप करो। गवर्नमेंट ऑफिशियल तौर पर अगर कहे, भारत सरकार ने तो अब तक ये भी नहीं कहा है कि ये कोरोना वायरस चाइना से आया है। बताओ, कभी कहा कि भी स्टेटमेंट भारत सरकार ने? भारत सरकार इसको प्राकृतिक आपदा मानती है, क्योंकि गवर्नमेंट डिप्लोमेसी से चलती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज से चलती है, इंटरनेशनल रिलेशन से चलती है, ट्रेड, व्यापार, सारी चीज़ें मिलाकर चलती है। इमोशनल होकर फैसले नहीं लिए जाते इतने बड़े लेवल पर। और जो राजा या जो बड़ा व्यक्ति इमोशंस के साथ फैसले लेता है ना, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा गलत ही आते हैं, गलत ही आते हैं। मैं जैसे एग्जांपल लूँ, एग्जांपल आपको एक कहानी सुनाऊँ, लाइक औरंगजेब की कहानी है। औरंगजेब मुग़ल बादशाह। तो औरंगजेब मुग़ल बादशाह के टाइम में एक सतनामी करके एक सेक्ट होता था, संप्रदाय था सतनामी, जो आज के टाइम में हरियाणा के रेवाड़ी के आसपास में, मैं कह सकते हैं आप, इस एरिया में वो लोग थे। उन लोगों की क्या खास बात थी, वो लोग जैसे अपना सिर पूरा गंजा रखते थे, आईब्रो, मूंछ, दाढ़ी, सब कुछ वगैरह वो बिल्कुल क्लीन रखते थे, साफ। तो ऑब्वियसली वो देखने में थोड़े अजीब लगते होंगे। तो एक दिन कोई सतनामी उसके दरबार के आगे से गुजर रहा था, तो किसी मुग़ल का कोई सैनिक था, उसने उसको देखकर कमेंट कर दिया। तो सतनामी ने भी उसको कुछ बोल दिया, उसने उसको थप्पड़ मार दिया। तो वहाँ पर वो बात बढ़ गई। बट औरंगजेब इमोशंस में आकर, इमोशनल होकर दरबार से आकर उसने सतनामी को प्रताड़ित किया, उसको सजा देने की घोषणा कर दी। यार आप राजा हो, इतने बड़े आप मुग़ल सम्राट हो, आपका मैटर नहीं है इसमें छेड़छाड़ करना। आप इसमें क्यों बेमतलब में अपना पैर अड़ा रहे हो? आप वहाँ पर जो भी ड्यूटी पे था, या जो भी वहाँ पर लाइक एसपी है, इंस्पेक्टर है, जिसके भी अंडर में आपने ड्यूटी लगा रखी थी, आप उसको तलब करते, उसको बुलाते, मामला पूछते। अगर कुछ हुआ भी होता तो आप उसको सज़ा दे देते, बस अपने सैनिक को, या उसको 2 थप्पड़ मरवा के उसका छोड़ देते। सतनामियों को बड़े लेवल पर प्रताड़ित करने की क्या ज़रूरत थी? और इसी का रिजल्ट है कि सतनामी रिवोल्ट हुआ औरंगजेब के खिलाफ। छोटी सी गलती जो सुलझ सकती थी। तो राजा का जो पद होता है, लाइक आज के टाइम में प्रधानमंत्री का, तो वो इमोशंस में फैसले नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो आप लोगों से भी यही कहता हूँ मैं कि आप लोग भी अपने सराउंडिंग देखिए, चीज़ों को समझिए। ये जो चाइना का इशू है, ये आज कल थोड़े बहुत दिनों में ठीक हो जाएगा। वो वापस चले जाएंगे, हम भी वापस आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोरोना की भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट जो असली मुद्दे, बेरोजगारी है, भुखमरी है ना, जीडीपी लगातार डाउन हो रही है, ये चीज़ों को सॉल्यूशन करने की हमें ज़रूरत है। इनको बढ़ावा देने की बात सोचिए आप। अगर इनसे कुछ रिलेटेड आइडिया तो वो गवर्नमेंट के साथ शेयर कीजिए आप, ठीक।
ठीक है, तो इन फालतू की बातों में ना जाइए। अभी आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं, भली बाती क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं वो भी समझते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमें प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है, अभी हमें अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पे लाने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। अब कल को अगर चाइना ने सारी इन्वेस्टमेंट खींच ली इंडिया में से, तो कहाँ से रोज़गार दोगे आप? है कोई ऑप्शन हमारे पास? नहीं है। ठीक है, जब ठीक हो जाएंगी सारी चीज़ें तब हम लोग जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे, ठीक है ना, तब हम लोग जवाब देंगे, मिलजुल कर जवाब देंगे। लेकिन उस वक्त का इंतज़ार कीजिए, अभी भावनाओं में बहकर गलत फैसले मत लीजिए, ठीक है। सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट अगर वायरल हो, उसका रिसोर्स जानने की कोशिश कीजिए, वो कहाँ से वायरल हो रहा है। अपने चारों तरफ देखिए, चाइना तैयार बैठा, बिल्कुल पाकिस्तान तो है ही हमारा, लाइक उसका तो 36 का आंकड़ा शुरू से ही है, आजकल तो नेपाल भी आंख दिखा रहा है। नीचे आप श्रीलंका में हम्बनटोटा एयर बंदरगाह है, वो भी चाइना का है। कल को कुछ परेशानी होगी तो हम्बनटोटा से भी वो लोग अप्रोच कर सकते। तो अभी इंडिया की स्थिति लाइक जैसे नेहरू जी ने कहा था ना कि दांतों के बीच में जीभ की है, वही हमारी कंडीशन है। तो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना जो हमारी सरकार को कमज़ोर करे, इंटरनेशनल हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कुछ प्रेशर आके गिरे, क्योंकि इंडिया WTO का भी एक मेंबर है। अगर हम इस तरह बायकॉट करेंगे और चाइना के माल का इस तरह से बहिष्कार करेंगे तो कल को वो WTO में भी जा सकता है, तब इंडिया की प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ अपने देश की, अपनी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम मत बढ़ाइए। टाइम आएगा ये सारी चीज़ें करने का, तब कीजिएगा। अभी गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए, बस मैं इतना ही कहूँगा आपसे। रियलिटीज़ को समझिए, फैक्ट के साथ बात कीजिए, भावनाओं में बहकर फैसले नहीं होते हैं, ना ही राजनीति चलती है। भावनाओं में कैसा होता है, और मैंने आपको औरंगजेब का एग्जाम्पल देके बता दिया कैसे छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो पर आप जितने ज़्यादा कमेंट हो सके आप उतने ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, इसको जितना ज़्यादा शेयर हो सके वो शेयर कीजिएगा। ये बात फैलनी चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।